महाकवरेज जारी है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान तो छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेपी नड्डा से मिली हैं राधिका खेड़ा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से राधिका खेड़ा ने यह मुलाकात की है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की है मुलाकात। तो राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ। तो आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिलने पहुंची राधिका खेड़ा। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। तो जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें तो आपको बता दें, जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं। और आज बड़ी संख्या में नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें देखिए काफी प्रसिद्ध कलाकार शेखर सुमन ये भी बीजेपी में शामिल हुए। मैं परसों तक कांग्रेस पार्टी में थी, न्याय मांगती रही, पर जो अपने प्रदेश अपनी पार्टी की बेटी को न्याय नहीं दे पाए, 22 साल जिसने अपने जीवन के पार्टी को दे दिया, उसे न्याय नहीं दे पाए, तो जनता भी देख रही है कि वो उनके लिए क्या न्याय देंगे, वो सब पता चल रहा है। जो अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, वो देश क्या चलाएंगे, ये देश की जनता आज देख रही है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने घर में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे पा रहे, वो जो 5 न्याय में से एक महिला न्याय की बात करते हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो किसी के साथ भी न्याय भी कर पाएंगे और वो देश चलाने के लिए बहुत ही चिंतन का विषय हो जाएगा और देश बहुत गलत हाथों में चला जाएगा। तो और चलिए अब आपको बड़ी खबर पेंड्रा से बताते हैं। जोगी परिवार ने किया है मतदान। टॉर्च की रोशनी में मां बेटे ने मतदान किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेणु जोगी और अमित जोगी ने मतदान किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पेंड्रा की। अजीत जोगी की पत्नी और ने यहां पर मतदान किया है। रेणु जोगी जो कि अपनी पार्टी जेसीसीजे को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमित जोगी, रेणु जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, अपने मत का प्रयोग किया। और चलिए अब बिलासपुर से खबर है। बुजुर्ग दंपति का नाम गायब। जी हां, वोटर लिस्ट से बुजुर्ग दंपति का नाम गायब बताया जा रहा है। तो तोरबा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 94 का ये पूरा मामला है। यहां पर बुजुर्ग दंपति का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। चुनाव अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। पहली बार मतदान से हुए वंचित बुजुर्ग दंपति, व्हील चेयर की भी इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। तो मतदान के दौरान अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी हैं। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार ये बुजुर्ग दंपति मत के प्रयोग से वंचित हो गए, मत का प्रयोग नहीं कर पाए। तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं बिलासपुर से। और चलिए अब हम दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अमरजीत छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं जावेद जी आपसे। कैसा इस बार आप लोगों का परसेप्शन फिलहाल है? आज अंतिम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी की साख भी दांव पर है और बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन इन 11 सीटों में प्रेडिक्शन क्या कह रहा है आप लोगों का? कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी इस चुनाव में? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी का दांव पे कुछ नहीं है। दांव पे तो भारतीय जनता पार्टी दांव पे लगी हुई।
2018 के चुनाव में जब छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को चुना था, तो 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद को दिल्ली भेजा था। वो 9 सांसद का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा, इतना पुअर रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें से 9 में से 7 सांसदों की टिकट काटनी पड़ गई। आज अगर दांव पर लगी हुई है किसी की साख, तो भारतीय जनता पार्टी की साख लगी हुई है, क्योंकि प्रदेश में अब सरकार भी इन्हीं की है, डबल इंजन की सरकार है। और उन 9 टिकटों को काटने के बाद जो नए चेहरे ये सामने दिए, उनको जिता करके लाना इनकी जिम्मेदारी। रही कांग्रेस की बात, तो देखिए, हम अहंकार में नहीं चलते, हम 400 पार की बात नहीं करते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 से 11 बोल रही है, हम 11 से 11 नहीं बोलते। हम बस इतना कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हम लेकर के आएंगे। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। वो वजह यह भी है कि सबसे बड़ी चीज ये कि 65,000 से ज्यादा जब यात्री ट्रेनें निरस्त हो जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सांसद, जो छत्तीसगढ़ के सांसद है, वो चूं तक नहीं करते, ताला लगा करके मुंह पर बैठे रहते हैं। हसदेव के जंगल काटे जाते हैं, यह सांसद मुंह पर ताला लगा करके बैठे रहते हैं। क्षेत्र के लोगों को पुलिस हाउस अरेस्ट करती है, ये सांसद उन्हें छुड़ाने तक नहीं जाते। जी। बस्तर का नगरनार इस्पात संयंत्र को विनिवेशीकरण की सूची में डाल दिया जाता है, उसे थाली में सजाकर अडानी अंबानी के लिए पेश किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चू तक नहीं करते, मुंह में ताला लगा करके बैठते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि किस तरह से पिछले 5 साल में जिस उद्देश्य से उन्हें दिल्ली भेजा गया था, एक उम्मीद थी छत्तीसगढ़ की जनता को कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारे सांसद जो दिल्ली जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ना तो वो संसद में सवाल पूछते नजर आए, न जनहित के मुद्दे उठाते नजर आए, न जनता के बीच नजर आए। इसी वजह से आज अगर साख किसी की दांव पे लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी की लगी है, कांग्रेस की नहीं लगी। ठीक, अमरजीत जी, 11 में 11 का नारा शुरू से बीजेपी ने दिया छत्तीसगढ़ को लेकर, लेकिन फिर कांग्रेस पक्ष के बहुत लोगों ने पूछा कि चुनाव से पहले 11 में 11 थे, उसके बाद कहे फिर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और बीजेपी अब अपने 11 में 11 वाले नारे से कुछ पीछे नजर आ रही है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त फाइट दे रही है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। जिस तरह से लोगों ने स्वफूर्त होकर अपने घरों से निकलकर मतदान किया, ये बहुत अच्छा संकेत है। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आस्था बढ़ रही है। और आज सवाल आपने 11 की 11 सीटों की बात की, हम अपने इस वादे से कहीं भी पीछे नहीं हो रहे हैं। ये किसने कह दिया कि हम इससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं? पूरी तत्परता से, पूरे ताकत से और पूरे जोश खरोश से भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हम ठोक कर कह रहे हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। और हम 400 जो लक्ष्य हमने केंद्र का रखा, उस पर भी हम बात करते हैं। हम 370 भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रखा, उस पर भी बात करते हैं। कांग्रेस एक भी जगह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी सीटें जीत रही। जब भी उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीतेगी उससे हम एक ज्यादा जीतेंगे। अरे भैया, यदि हम 11 सीटें जीत रहे हैं तो आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, आप ये तो बता दीजिए। इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो आज खुद कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी जिस नई दिल्ली से इनको उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को वोटिंग करना हो तो वो पंजा छाप में वोटिंग नहीं करेंगे, वो झाड़ू छाप में वोटिंग करने वाले हैं। तो ये इनकी दुर्गति हो चुकी है। ये राज्यों में भी क्षेत्रीय पार्टियों से भी सिमट चुके हैं। कांग्रेस को खुद में आत्मचिंतन मनन की जरूरत है। हम अपने शक्ति हमारा जो संगठन है वो शक्तिशाली संगठन है, और अपने शक्तिशाली संगठन के बल पर हम पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में हमने 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है। 3 महीने की सरकार में हमने लगातार काम किए। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और लगातार 10 वर्षों में हमने लगातार कार्य किए। आज विश्व स्तर पर भारत की छवि बनी है। यह चुनाव कोई रोड, नाली, सड़क का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का नेता चुनने का चुनाव है। क्या कांग्रेस
कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर कहीं पर वोट मांगती नजर आ रही है? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को अपना नेता प्रदर्शित करके चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाए कि इनका जो इंडी गठबंधन है, उस इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा, तो ये आजू बाजू झांकने लग जाते हैं। इनको अपना नेता भी नहीं मालूम है कि इस देश का नेता कौन होगा जो आने वाले समय में, यदि किसी कल्पना लोक में भी जाकर सोचे कि इनके बहुमत मिलता है तो इनका नेता कौन होगा। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, जिनके मोदी जी की गारंटी के बल पर छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई थी और हमने 80% से ज्यादा वादे विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूरा करने का काम किया। इसमें मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे ठोक के और जोर से जवाब देता हूं कि 11 की 11 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है और हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। जो आप लोग, मैं आऊंगा जावेद जी आपके पास, जो आप लोग बयान दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 11 में 11, मध्य प्रदेश में 29 में 29, ये अलग अलग राज्यों की बात, तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये सीधे लोकतंत्र को चुनौती देने जैसा, ये कुछ घमंड को बयां करता है कि भाई इतनी सीट हम जीत रहे हैं, ये जनादेश के अपमान जैसा है। ये कांग्रेस कह रही कि पहले से प्रेडिक्टेबल चीज कर दी गई, ये बीजेपी के घमंड को बयां करता है। देखिए, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहता हूं कि जब कोई स्कूल का या कॉलेज का विद्यार्थी पढ़ाई करता है और परीक्षा देने जाता है तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है। उसमें कॉन्फिडेंस ये होता है कि मैं 90% लाऊंगा, 99% लाऊंगा, 96% लाऊंगा। और एक बच्चा जो होता है जो पीछे बैठा रहता है और जिसकी पढ़ाई 0 होती है, तो वो जब सामने वाला बच्चा पूरे अपने दम पर बोलता है क्योंकि उसने पढ़ाई की है, उसे खुद पर आत्मविश्वास है। लेकिन जो बच्चा पढ़ा नहीं है वो बोलेगा निश्चित ही कि ये देखो, ये तो घमंड से बोल रहा है। लेकिन हम पूरे आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, इन शब्दों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं क्योंकि हमने लगातार काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी 55-54 सीटों पर चिमट चुकी है, पिछले चुनाव का आंकड़ा आप देखेंगे तो। और छत्तीसगढ़ में 5 साल में इनकी विदाई हो गई। इससे पहले इनको 3 वर्ष मौका मिला था जब राज्य बना था, और 3 वर्ष के बाद जब इनकी विदाई हुई तो 15 साल ये सत्ता पर नहीं लौटे थे। एक अवसर जनता ने फिर से भूलवश इनको दिया था, लेकिन 5 साल में ही वापसी हो गई। इनको खुद में आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जनता के बीच में जाकर काम किया है। उनके जितनी मांगे थी, जो घोषणा पत्र हमने छत्तीसगढ़ में भी लिया था, 80% से ज्यादा घोषणा पत्र के वादों को हमने 3 महीने में ही पूरा किया है। इसमें हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। ठीक है, ये आपका आत्मविश्वास है कि आप 11 की 11 सीटें जीतेंगे। जावेद जी, अमरजीत जी का ये बात जो कह रहे हैं वो साफ तौर पर इस ओर बयां कर रहे हैं कि ये साहब हमारी साल भर की परफॉर्मेंस है, 5 साल की परफॉर्मेंस, और फिर विधानसभा चुनाव के बाद बनी सरकार की परफॉर्मेंस, जिसके बूते हम कह रहे हैं कि राज्य की 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। इसे घमंड के तौर पर ना लें। नहीं, देखिए, घमंड के तौर पर इसलिए ना देखे, ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है। मैं चलिए इनसे ही पूछता हूं आपके माध्यम से, इन्होंने काम किया है, बोले हमने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी की है, इन्होंने कहा। तो मैंने उन घोषणाओं के बारे में पूछता हूं। 2014 में मोदी जी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, वो जो मोदी की गारंटी कहते हैं, वो घोषणा पत्र में पेज नंबर 5 में इन्होंने लिखा था कि टास्क फोर्स बनाएंगे और दुनिया भर में जहां भी काला धन है वो सारा काला धन को लेकर के आएंगे। क्या वो टास्क फोर्स बना? वो काला धन आया क्या? उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए। तो पेज नंबर 6 में इन्होंने लिखा था कि रुपया को मजबूत करेंगे। 54 रुपया जो होता था $1 आज 86 रुपया हो गया। रुपया कितना मजबूत है आप बताइए। पेज नंबर 8 में इन्होंने लिखा था नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। आज मणिपुर की क्या हालत है आप खुद जानते हैं। पेज नंबर 15 में इन्होंने लिखा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी बना दी भाई छत्तीसगढ़ में, यही बता दीजिए। पेज नंबर 15 में इन्होंने लिखा था कि 100 जिलों को गरीबी मुक्त करेंगे। कितने जिले गरीबी मुक्त हो गए? 80 करोड़ जनता को तो 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया आपने। और पेज नंबर 28 में इन्होंने लिखा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। 32 रुपया प्रतिदिन की आय को 27 रुपया पहुंचा दिए। किसान अपनी एमएसपी मांगते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बुलाते हैं, उन्हें आतंकवादी बुलाते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। जब बेरोजगार बेरोजगारी की बात करता है, सीएमआई की एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 2016 में सीएमआई कहता है कि देश में 51 करोड़ रोजगार थे आईटी सेक्टर में। 2023 आते आते 30% गिर गए।
मई 2020 में 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई, जून 2021 में 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई, मई 2023 में आईटी सेक्टर में 6% लोगों की नौकरी गई, और 2022 के बाद से इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कैंपस सिलेक्शन होता था, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए कैंपस सिलेक्शन करती थी, आज वो कैंपस सिलेक्शन बंद हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लोग चिंतित हैं, इनको रोजगार मांगते हैं इनसे, तो ये कहते हैं कि पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलना भी रोजगार है। दूसरा, ये कह रहे हैं देश को बहुत तरक्की दिए, बहुत प्रगति दिए। अरे भैया, हंगर इंडेक्स का नाम सुना है? हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत का स्थान 111वां हो गया है, जो कहता है कि 25 करोड़ जनता भुखमरी की शिकार है। 56 लाख जो बच्चे हैं, दुधमुहे बच्चे हैं, वो केवल अपनी मां के दूध पर निर्भर है, उन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिलता। ये बात कर रहे हैं कि हमने काम किया। देखिए, ये अगर काम किया होता ना इन्होंने, तो ये जो पहले चुनाव से पहले 400 का नारा लगा करके आए थे, पहला चरण का चुनाव खत्म होते ही मोदी जी और इनकी पार्टी ने हवा का रुख को भांप लिया, और उसके बाद से जिस तरह से मोदी जी और इनकी पार्टी के बोल बिगड़े, जिस तरह से ये डराने का 80-20 का काम शुरू कर दिया, बहुसंख्यक माताओं बहनों को अल्पसंख्यक का डर दिखाने लगे, कहीं मंगलसूत्र उतर जाएगा कहते हैं, तो कहीं आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस चली जाएगी। जो कांग्रेस के न्याय पत्र में नहीं लिखा है, उसे भी मंच से कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और पहले चरण के चुनाव के बाद जिस एक समाज विशेष के खिलाफ जो जहर बोल रहे थे, आज तीसरे चरण के चुनाव खत्म होते होते मोदी जी उसी समाज के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गए। उस समाज से अपील कर रहे हैं कि आत्ममंथन करिए। अरे आत्ममंथन करना उस समाज की जिम्मेदारी नहीं है। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि मैं पहली बार कह रहा हूं उस समाज से कि वो आत्ममंथन करे। आप तो 10 साल से प्रधानमंत्री है ना, और पूरे देश के सब प्रधानमंत्री है, तो 10 साल बाद उन लोगों की याद आई आपको आत्ममंथन करने के लिए, कहने के लिए। ये इसलिए याद आ रहा है कि मोदी जी को पता है कि देश की जनता बार बार की चाय को जो उबाल उबाल करके परोसी जा रही है ना, अब उसमें मिठास खत्म हो गई है, उसमें कड़वाहट है। अब देश की जनता उसे पसंद नहीं कर रही। और ये कह रहे थे कि यूपीए गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है? अरे भैया देखिए, आपने कहा मोदी जी हमारे नेता है, आप भी एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए आपका गठबंधन है। क्या एनडीए के सारे दलों ने मोदी जी को अपना नेता तय किया है क्या? अगर चुन लिया है तो वो कागज कहां है? कहीं पर भी एनडीए के गठबंधन ने अपना नेता अभी तक तय नहीं किया है। यह आपका अहंकार है, यह आपका घमंड है। लड़ तो उन्हीं के चेहरे पे रहे ना, लड़ तो एक ही चेहरे पे है। मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अरे मोदी की गारंटी, अरे मोदी की गारंटी साहब, आज जो चाइना माल की गारंटी है ना, वैसी मोदी की गारंटी हो गई है। महंगाई दूर करने की बात इन्होंने कही थी, आज महंगाई कहां है आप देखिए। बेरोजगारी दूर करने की बात इन्होंने कही थी, आज बेरोजगारी की क्या क्या आलम है आप देखिए। महिला उत्पीड़न खत्म करने की बात इन्होंने कहा था, आज जो 400 महिलाओं का बलात्कारी है उसे मंच में खड़े करके मोदी जी कहते हैं ये मेरे परिवार का सदस्य है, इसे वोट दो, इस पर विश्वास जताओ। और जब उसका भांडा फूटता है तो मोदी जी और उनका मंत्रालय उसे विदेश भगा देता है। और जो हमारे देश की जो महिला पहलवान है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्हें नहीं उनके हक में बात नहीं होती। जो उनको उनका शोषण करता है उसके बचाने, उसका संरक्षण करने का कार्य करते हैं। किसानों की आय देखिए दुगनी करने की बात करके आते, आज किसानों की क्या स्थिति है? मैं इन्हीं से पूछता हूं, आपके समाज के लोगों को जो किसान है उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, आपकी पार्टी के लोग खालिस्तानी कहते हैं। आपको आपका खून उबाल नहीं मारता क्या? आऊंगा मैं, अमरजीत जी आऊंगा मैं आपके पास, पर्याप्त समय हमारे पास। हाँ, अरे आपकी पार्टी के लोग, चलिए ठीक है, होल्ड ऑन पे जवाब ले लेते हैं। कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, जावेद जी, अमरजीत जी, आप अपनी बात रखिए। अमरजीत जी, आप अपनी बात रखिए। जी,
नहीं, मैं आपत्ति इसलिए दर्ज करना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया में कहीं से कुछ आता है तो ये कोड कर रहा है। ये नेता का नाम पता है मुझे कि किस नेता ने कहा? एक बार इन्होंने कहा, मैंने शांतिपूर्वक सुना। दूसरी बार कहा वो किसानों का आंदोलन था, मूल रूप से किसानों का आंदोलन था, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। रहा सवाल मोदी जी का, इन्होंने अपने समाज से जोड़ने का काम किया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि बहुत मजबूती से 3 तलाक यदि किसी ने खत्म करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज यदि इस देश में 10 करोड़ गृहिणियों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलता है तो वो किसी जात के नाम पर नहीं मिलता है। आप पता कीजिएगा। अरे साहब एक बार ठीक है जावेद जी आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, प्लीज आप अपनी बारी में जवाब दीजिए। नहीं आपको, हाँ ठीक है। अब जावेद जी आप बोलिए। 4 करोड़ पक्के मकान बने, 4 ठीक है मकान बने और 30 करोड़ पक्के मकान। हाँ। मेरी बात देखिए, आपने पूरा समय उन्हें दिया, मुझे भी थोड़ा। हाँ ठीक है, बोलिए आपको पर्याप्त समय ये लगातार बातों को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस देश में सैम पित्रोदा जैसे इनके जो सलाहकार है, राहुल गांधी के जो सलाहकार है, वही जाकर चुनाव के समय में जाकर क्या किस तरह का बयान देते हैं, यहाँ के संसाधनों पर किनका अधिकार है। ये 2014 की बात करते। मैं 2014 से पहले पीछे ले जाना चाहूंगा। इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिनका बयान अभी आप चाहेंगे तो अभी ऑन द रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश की संपदा संसाधनों पर, पूरा सुनिएगा, इस देश की संपदा संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का और विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों का अधिकार है। राशिद अलवी जी का बयान। अरे भैया पूरी बात को फिर आधी बात आप तो जावेद जी आप बोलिएगा, जावेद जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, प्लीज सुन लीजिए अभी सुन लीजिए फिर बोलिएगा ना जावेद जी। अरे महाराज बोल लीजिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। उसमें जैन भी होते हैं। नहीं प्लीज एक साथ मत बोलिए प्लीज। आप बताइए, आप इस चीज को इनकार कर सकते कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बात नहीं कही थी? क्या राशिद अलवी जी ने बात नहीं कही थी? सैम पित्रोदा ने चुनाव। चलिए मैं ठीक है अमरजीत जी जो बात आप कह रहे हैं उसे तो हम करके पेश कर रहे हैं। आपने चलिए अमरजीत जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमरजीत जी। सबका विकास हमारा नारा ओके। हर वर्ग के साथ पास जा रहे हैं, उसमें अभी आपके वर्ग के पास भी जा रहे हैं, तो आपको पीड़ा क्यों रही? क्योंकि आपका वो वर्ग अब हमारे साथ आ रहा है। चलिए ठीक है आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। जावेद जी, ये जो बयान है, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था। फिर आप लोगों ने डिनाई किया तो फिर वायरल वीडियोस की भी बाढ़ आ गई, जिसमें ये दावा किया गया कि जो बात मनमोहन जी कह रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को ही लेकर थी, और जिसमें वो इस बात को कह रहे थे। देखिए, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात कही। अल्पसंख्यकों में उन्होंने एक चीज जोड़ा, विशेष रूप से मुस्लिम समाज। ठीक है, आपकी यही बात है ना छाबड़ा जी? अब आप ये बताइए, अल्पसंख्यकों में कितने कौन कौन से समाज आते हैं, कौन कौन से धर्म आते हैं, आप खुद बताइए। जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए। ठीक है अमरजीत जी, पर्याप्त समय है, आप अपनी बात रखिए, अभी जवाब लेते हैं। प्लीज बोलने दीजिए उनको, जवाब दे रहे हैं वो। अरे मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात। अरे मैं आप ही के बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे आप ही का जवाब दे रहा हूँ भैया, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। अरे भाई, मुस्लिम शब्द का उपयोग हुआ उसमें। अरे मुस्लिम शब्द इसलिए कहा क्योंकि अल्पसंख्यक के अंदर में और भी 4 धर्म आते हैं, 4 समाज आते हैं। अरे भैया चलिए जवाब सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए। अरे भैया पूरी बात जवाब सुन लीजिए। इंटरप्ट में किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, दर्शक के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप सवाल पूछ चुके हैं छाबड़ा साहब, आप सवाल पूछ चुके हैं। उनका कहने का उद्देश्य बस यही था कि अल्पसंख्यक के अंदर भी जो धर्म और समाज आते हैं, उसमें से एक समाज जो मुस्लिम है, इन बाकी से ज्यादा पिछड़ा हुआ है,
उसके लिए विशेष रूप से कार्य करने की और योजना बनाने की आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा था। अब अगर इस पे अगर इनको आपत्ति है तो एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, सुनिए हाँ सुनिए, आप कहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी में मुस्लिमों को जोड़ दिया, आरक्षण दे दिया। अरे मोदी जी ने नहीं दिया था कि गुजरात में 64 जातियों को, मुस्लिम समाज की 64 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था कि नहीं किया था? हर सरकार अपने हिसाब से नीति बनाती है, कौन पिछड़ा है, कौन कमजोर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर पूरे के पूरे अल्पसंख्यक के अंदर अगर सिख भी कमजोर है, जैन भी कमजोर है, पारसी भी कमजोर है, मुस्लिम भी कमजोर है और ईसाई भी कमजोर है, तो सबके लिए काम करती है। उन सभी कमजोरों में जो ज्यादा कमजोर है उसके लिए थोड़ा ज्यादा काम करती है, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन आपने कहां ले गई उस बात को? सीधा सीधा नफरत की राजनीति की ओर ले गई आपने उस बात को, सीधा सीधा बहुसंख्यकों को आपने डराने लग गया, देखो आपका हक छीन रहे हैं, आपका हक छीन करके किसको दे रहे हैं, आपका हक छीन करके कहां दे रहे हैं? और तो और अच्छा जावेद जी, करने वाले कहते हैं जावेद जी, प्रधानमंत्री जो कि खुद अपने पिता के 6वें नंबर की औलाद है। जावेद जी, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय है और ये सिर्फ हमारे राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश का विषय है। लेकिन इस बात को तो आप भी स्वीकार करते होंगे ना कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने इस बात को नोटिफाई किया था कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले और संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि योजना आयोग निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए उनकी समीक्षा भी करेगा जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। लेकिन हम इस तथ्य से बच नहीं सकते कि आगामी भविष्य में केंद्र के संसाधनों का विस्तार होगा, राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये मोटी मोटी लाइन उनके उस बड़े बयान की मैंने कुछ अंश आपको बताया जिस पर विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन है जिसको लेकर बीजेपी आप लोगों मैंने समझा। अब एक बात बताइए, आप एक पूरा मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इंडिया टीवी का पूरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर किसी चीज को लेकर के किसी को कुछ सिखाने की बात होती है तो उसमें अगर मान लो आप लोग 10 लोग वहां काम कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति अगर कोई कमजोर है तो आपके चीफ एडिटर अगर उसका नाम लेकर के कह दे कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो क्या 9 लोग उसमें नाराज हो जाएंगे क्या? उस समय तो 9 लोग नाराज नहीं हुए। आज लेकिन केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस बात को गलत तरीके से पेश करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, हमारा विरोध उसी चीज का है। आप बोलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह जी के बयान को मिसगाइड किया है? बिल्कुल, बीजेपी ने मनमोहन सिंह जी के बयान को मिसगाइड करने का कार्य किया है और आज भी वो मिसगाइड कर रहे हैं। ये अभी कह रहे थे सैम पित्रोदा की बात, अरे भैया सैम पित्रोदा की बात आपने मान ली, लेकिन न्याय पत्र में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आपको मिला क्या? नया पत्र में कहीं पर लिखा हुआ है क्या? आपके घोषणा पत्र में अमरजीत जी, अब ये मेरी भी ड्यूटी बनती है कि जो बात मैंने जावेद जी से पूछी थी, अब मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहूंगा कि उस समय भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद हुआ था तो बाकायदा पीएमओ ने स्पष्टीकरण जारी किया था 10 दिसंबर को, और स्पष्टीकरण में ये कहा गया था कि पीएम ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। उस समय भी खंडन किया गया था पीएमओ द्वारा। जी अमरजीत जी, अमरजीत जी करेंगे प्रश्न? हाँ, मैं यही आपको बता रहा था कि पीएमओ ने उस वक्त खंडन किया था और ये कहा था कि प्रधानमंत्री के जो बयान पर विवाद हुआ था उस पर पीएमओ का स्पष्टीकरण ये था कि प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया है।
देखिए, स्पष्टीकरण इसलिए आया था क्योंकि उसके बाद चौतरफा विरोध हुआ था इस बात को लेकर और हर तरफ आलोचना होने लगी थी। तो पीएमओ द्वारा आलोचना से बचने के लिए एक स्पष्टीकरण आया था। मुझे लगता है स्पष्टीकरण सिर्फ विवाद को दबाने के लिए था, लेकिन जो मूल बात थी वो मूल बातें तो प्रधानमंत्री जो देश का नेता होता है, जो देश का प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश की सत्ता है, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके मुख से अगर इस तरह की बात अगर एक बार निकल जाती है, वो कहते हैं ना कि जवान से निकला हुआ तीर फिर वापस नहीं लौटता, तो वो जो तीर तर्कस से निकल चुका था वो तो निकल चुका था। उसके बाद पीएमओ की ओर से भले लाख उसमें सफाइयां दे, लेकिन उसके पीछे का जो यथार्थ था, जो सत्य था, वो वापस आ नहीं सकता। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके ठीक बाद राशिद अलवी जी का भी एक स्टेटमेंट आप देखेंगे, बहुत कुछ मिलता जुलता राशिद अलवी जी का भी स्टेटमेंट है। फिर सैम पित्रोदा का इसलिए मैंने कोट किया कि ये बोलते हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा क्या हमारे घोषणा पत्र में, लेकिन ऐन चुनाव के समय में किसी राजनीतिक व्यक्ति के बड़े व्यक्ति का सलाहकार यदि विदेश में जाकर कोई इस तरह की बात ठीक है, डुअल आपने दोनों बयानों का जिक्र किया है। मैं एक बार फिर से डिबेट में जावेद जी आपको ही जोड़ूंगा और यही बात पूछूंगा कि अमरजीत जी जो कह रहे हैं कि मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के बयान वापस से दिए गए, इससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि मैनिपुलेट किया गया इस तरह के बयान से? जावेद खान जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप रिप्लाई करें। जी, मैंने इनकी बात नहीं सुन पाई, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। एक बार आप अगर सवाल इनका दोहरा दे तो मैं रिप्लाई हाँ। जावेद खान जी, मेरा सवाल, चूंकि ये इतना बड़ा विषय है, हम लोग वैसे आज मतदान हो रहा है लेकिन इतने बड़े विषय की ओर हम लोग केंद्रित हो चुके हैं और ये आखिरी सवाल रहेगा इस विषय पर, फिर हम वापस से मतदान और छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति पर फोकस करेंगे। तो केवल ये बीजेपी का कहना है कि मैनिपुलेट किया गया इस तरह के बयानों से खंडन करके, लेकिन मंशा कांग्रेस की वही थी। अरे भाई, एक बात बताइए, 50 से 55 साल कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया। एक समय तो ऐसा भी आया कि कांग्रेस अपने दम पर शासन की। जो 400 सीट का नारा आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, उसमें 405 सीट राजीव गांधी जी के समय में कांग्रेस के पास आई। तो क्या कांग्रेस ने उस समय मुसलमानों को सारा चीज दे दिया क्या देश का? या मुसलमानों की ही फिक्र करी और हिंदुओं की नहीं फिक्र करी और किसी और वर्ग की फिक्र नहीं करी? ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना देश में कभी। अगर ऐसा हुआ रहता कि सारी चीजें उठा करके मुसलमानों को दे दी होती तो आज मुसलमानों की स्थिति क्या होती? आप खुद सोचिए। देखिए, क्या होता है, जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वो अपने तरफ लोगों को करने के लिए दूसरों को भी डराता है, क्योंकि दूसरे भी जब डरेंगे तब तो उसके साथ आकर के खड़े होंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी असल में डरी हुई है। ये इतने डरे हुए हैं कि इनके पास में 10 साल का कार्यकाल में बताने के लिए कुछ है नहीं। जो वादे ये करके आए थे वो वादे पूरे हुए नहीं। मणिपुर की आग अभी तक ठंडी हुई नहीं है। महिलाओं का सम्मान और अपमान की स्थिति आपने देख ली। किसान किस तरह से परेशान है और किस तरह से एमएसपी देकर के एक बार उन्हें घर लौटाया। दोबारा किसान अपनी मांग को लेकर के गए तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। युवा रोजगार मांगते हैं तो कहीं इनको कहते हैं कि पकोड़े तल लो या फिर अग्निवीर योजना में आ जाओ। रिटायर होने के बाद में पूरी जिंदगी अभी मौजूदा कर लो कहते हैं। मौजूदा चुनाव में मैं बस अपनी खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए खत्म कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, इसलिए वो डर की राजनीति को चला रहे हैं। जो डर की राजनीति को चला करके लोगों को डरा करके अपनी संख्या बढ़ा करके वो वोटों के ध्रुवीकरण करके फिर से सत्ता में काबिज होने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपने कही। प्रधानमंत्री जी राजस्थान की रैली में ये कह रहे थे कि कांग्रेस का अब एजेंडा ये है
कि सरकार में आने के बाद मध्यम वर्गीय जो लोग हैं इनकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा, देश के लोगों की संपत्ति को छीन कर दूसरे लोगों में बांट दिया जाएगा? देखिए, उसका भी जवाब मैं देता हूं। आपने कहानी सुनी होगी कि राजा की जान जो है ना वो तोते में कैद होती है। हाँ। जब जब उस तोते का टेटवा दबाया जाता है ना तो राजा बिलख जाता है। आज हमारे देश के जो राजा है ना उनकी जान 21 उद्योगपति, 21 जो देश के बड़े पूंजीपति है ना उन पे कैद है, जिनके पास इतनी अफरात धन संपत्ति है जो देश के 71 करोड़ जनता के पास नहीं, उससे ज्यादा है। और ये जो संपत्ति जो बनी है ना ये इनके 10 साल में ही बनी है। तो कांग्रेस जब कहती है कि इनकी संपत्ति की जांच होगी और जांच में अगर कुछ गलत पाया जाएगा और उसे फिर सरकार वापस लेकर के देश के गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए उस संपत्ति का से कार्य किया जाएगा तो ये तिलमिला उठते हैं। तब ये फिर डर के मारे दूसरी चीजें को फैलाते हैं। ये असल में उन 21 जो पूंजीपति है ना वो राजा की जान उन तोतों में है। हम तो उन तोतों का गला दबाने की बात कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी संपत्ति जांच होने के बाद सब कुछ सही पाया जाएगा तो क्यों कैसे किसी की संपत्ति कोई ले सकता है। अगर 1 नंबर का पैसा उनके पास होगा तो उनका पैसा तो सुरक्षित है, पर लेकिन अगर 2 नंबर का पैसा होगा उनको अगर आगे बढ़ाने के लिए नियमों को ताक में रखा गया होगा, कानूनों को ताक में रखा गया होगा और उन्हें पूंजीपति बनाया गया होगा तो वैसे लोगों से अमरजीत जी भी चाहेंगे कि वैसे लोगों से पैसा लिया जाए और उस पैसे को देश पे लगाया जाए, देश की आम जनता में लगाया जाए। इसमें गलत क्या है? लेकिन मोदी जी क्या करते हैं डर के मारे? वो कहते हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी, आपकी संपत्ति को छीन लेगी। अरे 55 साल में किसकी संपत्ति कांग्रेस ने छीनी भाई? जो आज 10 साल हम सरकार में नहीं रहे तो आने के बाद छीन लेंगे और छीन करके कहां जाएंगे? यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद में हर किसी को अपना हिसाब चुकाना पड़ता है, जनता जनार्दन के सामने जाना पड़ता है। अगर हम किसी की संपत्ति को छीनेंगे तो यह जनता क्या छोड़ेगी किसी को? या आज भारतीय जनता पार्टी किसी की संपत्ति को छीनेगी तो क्या जनता छोड़ देगी क्या? देखिए, डर को बढ़ावा दे करके, लोगों को डरा करके, किस तरह से मूल मुद्दों से भटका करके वोटों को अपनी ओर किया जाए, यही कार्य आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, हमको पता है 400 पार पूरा नहीं हो रहा है, पर लेकिन हमारा तो सिर्फ एक निवेदन है, स्वच्छ राजनीति के साथ में चुनाव लड़िए। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहने दीजिए। क्यों झूठ बोल करके चुनाव लड़ते हैं? इससे ना तो आपका फायदा है ना हमारा फायदा है। दिन प्रतिदिन हर चुनाव में आप देखेंगे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठता चला जा रहा है। लोग वोट देना कम करते जा रहे हैं। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप में इतने निचले स्तर तक चले जा रहे हैं कि ऐसे बेबुनियाद आरोप भी लगा दे रहे हैं कि जो कि दूर दूर तक जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इस पर जवाब अमरजीत जी से लेते हैं। अमरजीत जी, अब फिर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जनता को मैनिपुलेट कर कौन रहा है? और जिस प्रकार से जावेद जी ने तो ये कहा कि हमने कहीं भी इस तरह का ऐलान नहीं किया है अपने मैनिफेस्टो में। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान का प्रतिशत अब आपको हम बता देते हैं, एक अपडेट अभी तक कितना मतदान हुआ है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, जिसमें तकरीबन 67% मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक 67% मतदान हुआ है ओवरऑल, सभी 7 सीटों का यह आंकड़ा है। अब बिलासपुर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। दुर्ग में यह आंकड़ा है 67% से ज्यादा। और बात करें अगर अन्य लोकसभा क्षेत्रों की, तो जांजगीर चांपा में 62% से ज्यादा मतदान, कोरबा में 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, शाम 5 बजे तक का। रायगढ़ में यह आंकड़ा है 75% से ज्यादा। रायपुर में 74% से ज्यादा मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 66.87% मतदान हुआ है। सरगुजा में 61% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो बिलासपुर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है।
तो शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। रायपुर 74% से ज्यादा, दुर्ग 67% से ज्यादा, कोरबा 70% से ज्यादा, जांजगीर चांपा 62% से ज्यादा, रायगढ़ 75% से ज्यादा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन पर। रायपुर 74% से ज्यादा, सरगुजा का यह आंकड़ा है 61% से ज्यादा, रायगढ़ 75% से ज्यादा। शाम 5 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है। तो शाम 5 बजे तक के ये मतदान प्रतिशत की जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। अब एमपी की भी 9 सीटों का आपको मतदान प्रतिशत बता देते हैं। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश की 9 सीटों का मतदान प्रतिशत 62% से ज्यादा रहा है। शाम 5 बजे तक एमपी की 9 सीटों पर 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बैतूल में 68%, करीब 68% मतदान बैतूल सीट पर हो चुका है। भिंड में 51% के करीब मतदान हो चुका है शाम 5 बजे तक। भोपाल सीट पर 58% से ज्यादा मतदान हो चुका है शाम 5 बजे तक। तो ये मध्य प्रदेश के मतदान प्रतिशत की जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। गुना की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र गुना, 68% से ज्यादा मतदान गुना में हो चुका है। और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जानकारी। और एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। यही सवाल था अमरजीत जी जिसका आप जवाब दे रहे थे कि फिर मैनिपुलेट कौन कर रहा है। कांग्रेस तो ये कह रही कि हमने मैनिफेस्टो में इस बात का दावा किया ही नहीं है कि हम संपत्ति कानून को इस तरह से लाएंगे जिसमें जनता का जो अतिरिक्त संपत्ति है उसे ले लिया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम आपने अभी जो आंकड़े बताए उनसे मैं जावेद जी की बात को कोट करूंगा। इन्होंने कहा कि अब लोग डर रहे हैं, लोकतंत्र से घबरा रहे हैं और वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, वोटों का प्रतिशत गिर रहा है। लेकिन आपने जैसे बताया कि 67% छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिया, मुझे लगता है 1 घंटे बाद ये 70 से ऊपर चले जाएगा। तो ये बहुत गौरव का विषय है और बहुत सम्मानजनक स्थिति है। मुझे लगता है कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है। ये कहते हैं लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास घटा, मैं कहता हूं लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने जावेद जी ने कही कि मैनिपुलेट करने का, मैनिपुलेट कांग्रेस कर रही है। सैम पित्रोदा का जो बयान आता है पूरी बातें उसी से निकल कर आई थी। ये जो कहते हैं कि 25 ऐसे घराने, इनके राहुल गांधी 5 घरानों की बात करते हैं, 25 घरानों की बात करते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा ने जो बात रखी थी वो बात रखी थी उन्होंने कि विरासत की संपत्ति जो हमारे पूर्वजों से हमको जो प्राप्त होती है उसका 45% जो हिस्सा है वो सरकार अपने पास रखेगी। ऐसा नियम वहां चलता है विदेशों में। तो उस पर उन्होंने चर्चा की थी और भारत को कोट किया था। तो ये बात वहां से निकल कर आई थी। तो मैनिपुलेट तो ये खुद कर रहे हैं। ये कहा 25 परिवारों तक पहुंच गए और सैम पित्रोदा भारत के हर परिवार के घर तक जाके उनकी जो विरासत की संपत्ति उसको सरकार तक ले जाने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि जावेद जी विषय को पूरा थोड़ा समझ लीजिए। ये 25 परिवार का विषय नहीं था। सैम पित्रोदा ने जो खुलकर कहा था वहां पर बाद में उनका खंडन किया और आप ही के लोगों ने उनसे किनारा भी किया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मंशा होती है जो सरकार की, जो संगठन की होती है, जो सत्ता दल की होती है, वो निकलकर बाहर आती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो नीति और नियत है वो साफ इंगित नजर आ रही है। चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन जी की बात करूं, चाहे सैम पित्रोदा की बात करूं या राशिद अलवी की बात करूं, और इन्हीं के नेता है मनमोहन सिंह जी। वो कहते थे कि रुपए पेड़ों पर नहीं फलते हैं। इनकी एक नेत्री थी जिन्होंने 900 रुपए सिलेंडर हुआ था तो लोगों से कहा था कि महंगाई होगी तो क्या सिलेंडर के रेट नहीं बढ़ेंगे क्या। तो ये परिस्थितियां होती हैं जिस तरह से देश चल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इनको गर्व होना चाहिए। ये सैनिकों पर शक करते हैं। कांकेर में हमारे जवानों ने नक्सलियों को मारा, 29 नक्सलियों को मारा, उनमें कई इनामी नक्सली थे। इन्हीं के नेता, इन्हीं के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर यहाँ पर उनको शहीद का दर्जा देकर चले जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें षड्यंत्र की बात करते हैं, दीपक बैज जो है उसकी जांच की बात करते हैं। लेकिन नक्सली खुद स्वीकार करते हैं कि हाँ एक बड़ी घटना हुई और जिसमें हमारे बहुत सारे नक्सली मारे गए और हमको काफी नुकसान पहुंचा है। मैं इस तरह से बात करूंगा, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब भी लोगों ने शक किया था हमारे सैनिकों पर। और ये तो हमारे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, ये एजेंसियों
पर विश्वास नहीं करते। आप देखिएगा जब 4 तारीख के बाद परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, ये कहेंगे कि भाई साहब इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, और लगातार हर बार ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इन्होंने खटखटाया ईवीएम को लेकर, और 10 बार कम से कम इनके भेजे हुए लोग गए, जिसमें से 2 बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फाइन भी लगाया था। मुझे लगता है कि देश का नेतृत्व जिनके हाथों में होता है उनके साथ सबको चलना चाहिए। ये सत्ता पक्ष विपक्ष चुनाव के समय की बात होती है, लेकिन जब देश आगे बढ़ता है तो आपको गौरव होना चाहिए, आपको अभिमान होना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वहां बसे भारतीय जो है उनमें जो खुशियां दिखती है, आप उनको देखिए, वो किस तरह से लोग निकल कर आते हैं और मोदी जी से मिलने के लिए आतुर दिखते हैं। विदेश के जो राजनयिक है वो किस तरह से मिलते हैं, ये देखिए, द बॉस की संज्ञा दी जाती है। आपको गर्व होना चाहिए कि भारत देश का प्रधानमंत्री विदेश जा रहा तो उनके साथ किस तरह से मान सम्मान मिलता है। तो हमने लगातार, मैं इसलिए वापस मुद्दों पर आना चाहूंगा क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की हो रही थी, आपने छत्तीसगढ़ के विषय को लिया था। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मैंने विष्णुदेव साय जी के 80% वादों को पूरा करने की बात आपके सम्मुख रखी थी। हमने लगातार काम किया है, चाहे 18 लाख आवास जिनको इन्होंने रोक के रखा था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने रोक के रखा था, और जिस पर लगातार पत्र व्यवहार भी हो रहे थे, और खुद इनके ही बाद में 2.5 महीने के उप मुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव ने उस विभाग को छोड़ दिया था, आरोप लगाते हुए कि इस पर कार्य नहीं हो रहा है। वो 18 लाख आवास पूरा करने के बावजूद ही हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आवास में वापस गए थे। ठीक हमने पीएचसी घोटाला, ये रोजगार की बात करते हैं, इस प्रदेश में भी युवाओं को किसी ने ठगा है तो भूपेश बघेल की सरकार ने ठगा है। पीएचसी घोटाला किसी से छुपा नहीं, और सीबीआई जांच भी इसमें आरंभ हो चुकी है। पीएचसी में किस तरह से इनके नेताओं के लड़के, इनके जो नेताओं के मताहत है, जो कर्मचारी है, उनके बच्चों का सिलेक्शन किया गया, और तो जी, और पीएचसी में जो इनके चेयरमैन बैठे उनके परिवार के लोग उस पर चयनित होते, बड़ा शर्मसार विषय होता है। और इस तरह से पीएचसी के मामले में जिस तरह से युवा का काम किया। एक विषय और मैं रखना चाहूंगा, एक विषय मात्र, तुरंत बोलिए सर, बोलिए, खत्म कर रहा हूं। राजीव युवा मितान क्लब के नाम से इन्होंने जिस तरह से पैसों का बंदरबाट किया, और उसमें व्यक्तिगत लोगों के खाते में पैसे गए, किसी संस्था के खाते में पैसे नहीं गए, लोगों के खाते में पैसे गए। और किस तरह से रायपुर में दृश्य लोगों ने देखा कि शराब की बोतल को सिर में रखकर राजीव गांधी का टी-शर्ट पहने हुए राजीव युवा मितान के क्लब गानों पर नाच रहे थे, ठिमक रहे थे। तो इस प्रदेश की जनता ने इन सब कृत्यों को भली भांति देखा। मैं कहना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतने सारे इनके कारनामे, और इसीलिए इस सरकार की विदाई होगी। इनके तमाम जो मंत्री थे वो हार गए, सिर्फ 1-2 को छोड़ दीजिए, चाहे नरीला भेड़िया या कवासी लखमा को छोड़ दीजिए, तो इनके गृह मंत्री तक इनका चुनाव हार गए, इनके उप मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए। फिर भी इनको आज भी लगता है कि इस प्रदेश को ये झूठ और कपट से और अपनी दूसरी बातों से मैनिपुलेट करके जनता को गुमराह करेंगे। मुझे लगता है कि अब जनता समझ चुकी है। आज जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटों की भागीदारी हुई है, साफ इंगित है कि इस प्रदेश में हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। चलिए, अब एक जाहिर सी बात है, जवाब के लिए हम सीधा रुख करते हैं जावेद जी का, प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा अभी 18.5 लाख आवास की बात करी और कहा कि मिल गया तभी मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर गए। केंद्र 18.5 लाख आवास को मंजूरी दी है या रोक के रखा है, थोड़ा सा यह बताइएगा। क्यों जनता को झूठ बना रहे हैं? केंद्र ने तो उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी है, वो तो रोक के रखी है आपकी केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने। पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा पीएससी घोटाला 2005 और 6 में क्या हुआ था? आप ही की सरकार थी, उस समय भी एक पीएससी घोटाला हुआ था। उस समय आपको प्रदेश के बेरोजगारों की याद नहीं आई थी क्या? तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि 80% कार्य हमने पूरा कर दिया। आज भी रिपोर्ट कहती है कि महतारी वंदन योजना की 31% महिलाओं को अभी तक महतारी वंदन योजना की किस्त नहीं मिली, जिसको लेकर के ये यह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में, आचार संहिता हटने के बाद में सारे लोगों के पास में किस्त आएगी। इन्होंने वादा किया था ना कि जैसी सरकार बनेगी वैसे हम महतारी वंदन योजना की किस्त डालना चालू कर देंगे। तो इस हिसाब से तो 3 महीने की किस्त होनी चाहिए थी। महतारी वंदन योजना की माताओं बहनों के 2 महीनों की किस्त को किसने डकारा, इनको बताना चाहिए। इन्होंने किसानों के बोनस की बात कही थी। दैनिक भास्कर कहता है 71,000 किसान प्रदेश में आज भी ऐसे हैं जिनको बोनस की राशि नहीं मिली। उसके अलावा इन्होंने एक मुश्त धान की खरीदी की बात कही थी, एक मुश्त में खरीद पाए क्या? और आज किसानों को अगर 3100 रुपया मिल रहा है तो कांग्रेस की वजह से मिल रहा है, कांग्रेस की घोषणा पत्र की वजह से मिल रहा है, नहीं तो आप तो 18 साढ़े 1800 रुपए देने में भी आप सक्षम नहीं थे। चौथी बात, आपने कहा मोदी जी की गारंटी क्या बात कर, 450 रुपए में गैस सिलेंडर की भी बात आपने कही थी।
क्या हुआ उस पर आप कल कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग बात ही नहीं करते हैं, उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं दे रहे हो आप 450 रुपए गैस सिलेंडर माताओं बहनों को? पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात कि आप जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार के मंत्री हारे, नेता हारे, तो मैं कहता हूं आपको, हम काम करके हार गए, आप बदनाम करके जीत गए। ईडी, आईटी, सीबीआई सबको यहां बैठाल करके चुनी हुई सरकार के ऊपर लगातार एलिगेशन लगा करके रोज नई नई ईडी, आईटी से प्रेस विज्ञप्ति जारी करवा करके उनकी छवि को खराब करके आपने वो चुनाव जीतने का कार्य किया है। मैं तो आपको अभी भी चैलेंज करता हूं कि जिन जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाया, अब तक उसमें से कौन से मंत्री को आप जेल के पीछे भेज पाए, ये बताइए। शराब घोटाले की आपने बात कही थी ना, ईडी को जो सुप्रीम कोर्ट में क्या आईना दिखाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला ही नहीं बनता है। आपने महादेव सट्टा ऐप को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को घेरा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को के ऊपर आप ये साबित करके दिखाइए। मैं बिल्कुल उस दिन कहूंगा कि हाँ, हमारी सरकार भ्रष्ट होगा। देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लिया, सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया। आप कहते हैं कि चुनाव हारते हैं तो ये लोग सरकारी एजेंसियों के ऊपर दुरुपयोग का वो करते हैं। बिल्कुल हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकारी एजेंसियां ना आपके इशारे पर चलती है। 15 साल में भी बहुत सारे घोटाले हुए थे। 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था, 36,000 करोड़ रुपए का पीडीएस घोटाला हुआ था, नान घोटाला हुआ था, पनामा पेपर घोटाला हुआ था, लाल डायरी में अभिषेक सिंह लिखा हुआ था, सीएम मैडम लिखा हुआ था। कौन सी केंद्रीय एजेंसी इस पे जांच करने आई बताइए? 5 साल के अंदर में आपकी सरकार जाने के बाद में कोई तो जांच नहीं हुई, कोई तो फाइल नहीं आई। तो क्यों ना कहें हम कि आपकी एजेंसी आपके इशारे पर चलती है? क्यों ना कहें हम? जी। दूसरी बात, प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि इस 3 महीने में उन्हें क्या मिला है और उन्होंने क्या खोया है। आज ये एक अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा। जी बिल्कुल, समय भी खत्म हो रहा है। राजीव मितान क्लब का पैसा सीधा लोगों के खाते में गया। मैं अमरजीत छापड़ा जी आपको चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति का आप नाम बताइए कि जिससे सीधे उसके खाते में गया। स्वीकार करता हूं। एक व्यक्ति का कागज दिखा दूंगा। बिल्कुल है ना, कागज दिखा दूंगा, मैं कागज दिखा दूंगा। एक व्यक्ति का अगर गया होगा तो आप बताइएगा। और दूसरी बात, सुनिए, ठीक है, बात खत्म हो जाने दीजिए, दूसरी फिर मैं आपको मौका दूं। दूसरी ये जो राजीव मितान क्लब था ना, ये युवाओं को संगठित करने के लिए था। जो नशे की ओर युवा जा रहे थे उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए था। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भाषा को उनके अंदर में परोसने का था, उन्हें जोड़ करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए था। आपने तो उस योजना तक को बंद कर दी। ठीक है, खामियां रही होंगी कांग्रेस की योजना में आपको तो, लेकिन योजना तो सही थी ना, किस उद्देश्य से बनी थी? उस योजना को क्यों नहीं आपने आगे बढ़ाया? इसलिए आपने आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि आपने 15 साल केवल कमीशन खोरी का काम किया। इस योजना के माध्यम से जो खेल होते थे उसमें कमीशन नहीं मिलता ना एजेंसियों को, आपके सेठ साहूकारों को। आपने सारी उन योजनाओं को बंद किया है भूपेश सरकार की, जिसमें सीधा उद्योगपतियों को, सेठ साहूकारों को, एजेंसियों को कमीशन जाता हो। वो सारी योजनाओं को आपने बंद किया है और कह रहे हैं कि आप ये योजनाएं गलत थी। अगर योजनाएं बुरी होती, योजनाएं गलत होती तो केंद्र सरकार 73 ठोक इन्हीं योजनाओं पर पुरस्कृत छत्तीसगढ़ को नहीं करता। क्यों किया छत्तीसगढ़ को फिर केंद्र सरकार ने इन योजनाओं को लेकर के? आप के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चलिए जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, बहुत कम समय बचा है। अमरजीत जी बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने पिछले 5 साल की सरकार के कारनामों पर ऐसी सफाई पेश की है। फिर इनसे पूछना चाहूंगा कि 4 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा इन्होंने किया था, पूरे 5 साल इन्होंने दिया नहीं। 500 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी और ये बात आरोप लगा रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का पैसा नहीं मिल रहा। अरे भैया, छत्तीसगढ़ में आपका संगठन है, 35 विधायक है, कहाँ थे आप महिलाओं की आवाज को उठाने के लिए? कहाँ गायब हो गए थे? आज महतारी बंधन योजना का पैसा पूरा का पूरा महिलाओं के खातों में जा रहा है। 72 लाख महिलाओं के खातों में जा रहा है। ये सिर्फ 31% महिलाओं के खाते में पैसा अभी तक नहीं गया। चलिए जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, जवाब प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार कह रहे हैं, प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार कह रहे हैं
अखबार की प्रति दिखाई है। प्रदेश के आप सिर्फ प्रतिष्ठित आरोप अखबार लगा कह रहे रहे हैं, दैनिक भास्कर कहता है, दैनिक भास्कर कहता है। चलिए, 71,000 जवाब हो जाने दीजिए एक तरफ। उनका बोनस नहीं मिला, 71,000 किसानों को उनको बोनस मिला। अरे मातारी वंदन योजना किसानों की प्रदेश के अखबारों में किसी को कहते हैं कि 36-37 महीनों को नहीं मिला पैसा। ठीक है। अब समय भी खत्म हो रहा है। मैं शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अमरजीत जी, जावेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल मतदान अब से मात्र 5 मिनट बाद समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो लोग मतदान स्थल है उस प्रांगण में प्रवेश कर चुके होंगे वो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। फिलहाल 5 बजे तक का जो परसेंटेज आया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। कुछ लोकसभा क्षेत्रों पर निर्वाचन आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि यहां इतना कम प्रतिशत क्यों हुआ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये महाकवरेज लगातार यूं ही जारी रहेगी।